वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत वन लाइनर जिसमें 25,000 MCQ है फिजिक्स का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो देखो, बेसिकली रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्यों लिखा हुआ है। देखो, लाइट जो है उसका ड्यूअल नेचर होता है। अब ड्यूअल नेचर क्या होता है, मतलब उसका दो नेचर होता है। लाइट का एक नेचर होता है कि लाइट इज़ अ वेव, एक नेचर तो ये हो गया कि लाइट एक वेव है, और दूसरा नेचर हो गया लाइव एज अ पार्टिकल। Life is a particle. So there is a two nature. So therefore this is a radiation dual nature of light. Now we will read this chapter in detail. देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, विच फिनोमेना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अभी हमने क्या पता, जो लाइट होती है उसके दो वेव्स होते हैं, एक तो होता पार्टिकल नेचर, एक होता वेव नेचर। दो नेचर कौन से होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो पार्टिकल नेचर को बताता है, तो वो कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो क्या बताता है कि लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सपोज करो ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से लाइट आ रही है। देखो, जब यहाँ से लाइट आएगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होंगे, मेटल में से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे लाइट जब इस पर बाउंस होगी। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी अगर एक लाइट मेटल बॉडी से टकराती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ विच लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब सपोज कीजिए ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड विथ मेटल, वाई, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब लाइट आएगी, अगर लाइट इससे टकराएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। अब ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, ये एनर्जी दूसरे फॉर्म में जाएगी, और यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जो है आउट हो जाएगा। मतलब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी का ना लॉस हुआ ना क्रिएशन हुआ। तो therefore we can say that the photoelectric effect is based on the law of conservation of energy. Next, who explain the phenomena of photoelectric effect। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है, किसने एक्सप्लेन किया था, किसने एक्सप्लेन किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर नहीं किया था, एक्सप्लेन किया था। क्या करा था, एक्सप्लेन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, एक्सप्लेन मतलब क्या हुआ, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें कि वाई एक्चुअली हैपन्ड that whenever the light bounces the metal, why electron emits. This was explained by Albert Einstein. Now next, which effect is the emission of electron when electromagnetic radiation such as light falls upon it? सिंपल, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इमिशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम दीजिए इमिशन। फोटो क्यों, फोटो बिकॉज ऑफ लाइट, लाइट फॉल हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। विच करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन कोल्ड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो, वेन एवर द इलेक्ट्रॉन मूव्स देयर इज अ जनरेशन ऑफ और देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे लाइट की वजह से तो हम इसको क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वेन एवर द इलेक्ट्रॉन मूव करंट इज फ्लो and this electron are moving because of light, so we call it as a photoelectric current. Next, the minimum frequency of light below which there is no ejection of electron from metal surface is called threshold energy. देखो, जो लाइट होती है जैसे मेटल सरफेस, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लाइट टकराएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, पर इस लाइट की कुछ मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब उससे बिलो अगर तुमने फ्रिक्वेंसी करी तो यहाँ से लाइट फिर एक्चुअली टकराएगी तो भी यहाँ से क्या इमिशन नहीं होगा। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट नहीं होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज रिफर्ड टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर मिनिमम एनर्जी की बात करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं वर्क फंक्शन। मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी तो होनी ही चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन करना है। अगर बिलो इस मिनिमम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट नहीं होगा। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
हाउ विल बी द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन गेट्स अफेक्टेड। मतलब क्या हुआ, सपोज कि ये मेटल है, यही वो अपना इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं ये लाइट जो इमिट हो रही है इसकी अगर इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो जो सपोज कि यहाँ से पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो क्या इलेक्ट्रॉन इमिशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर 10 निकल रहे थे तो यहाँ पर 15-20 निकलने लग जाएंगे। तो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो, जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहे हैं वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहे हैं वो तो बढ़ेगा ही, पर उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी। नेक्स्ट, हाउ विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। देखो समझना, अपने पास दो चीज़ें हैं, ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये लाइट है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, क्या बढ़ाता हूँ? फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो तो बढ़ेंगे ही, और इन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगी। पर अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाता हूँ, इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे वो बढ़ेंगे, पर इनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन टू स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी। व्हाट आर दिस बंडल्स कॉल्ड? देखो, लाइट हमने पढ़ा था वेव नेचर में कि लाइट ट्रेवल्स एज अ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। पर जो क्वांटम थ्योरी वो क्या बोलती है कि लाइट ट्रेवल एज अ स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी। स्मॉल ऐसे बंडल ऑफ एनर्जी में जो लाइट है जो ट्रेवल करती है, ये बंडल को हम क्या बोलते हैं? ये बंडल को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। ये स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जीज क्या होती है? फोटोन, एज पर द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। According to the quantum theory, how is the energy related with the light of frequency? देखो, क्वांटम थ्योरी की जो हम बोल सकते फॉर्मूला है वो क्या है? E इक्वल्स टू एच न्यू। अभी E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, इट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू, इसको हम बोलते हैं न्यू। और ये H क्या है? प्लांक कॉन्स्टेंट। तो हम इसको बोल सकते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच सी बाय लेमड़ा, बिकॉज 1 लेमड़ा इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? देखो, फोटोन अभी हमने पढ़ा कि फोटोन के फॉर्म में जो स्मॉल बंडल होते हैं फोटोन होते हैं, उसका रेस्ट मास क्या होता है? व्हेन इट इज एट रेस्ट वो क्या होता है? 0। विच साइंटिस्ट प्रपोज दैट द फोटोन इलेक्ट्रॉन हैव ड्यूअल नेचर? किसने करा था ये? डी ब्रोगलिस। यार, डी ब्रोगलिस वेव इक्वेशन पढ़ी होगी आपने। तो ये किसने प्रपोज किया था? जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर है। मतलब क्या होगा ड्यूअल नेचर का? कि वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, दोनों नेचर है। तो ये किसने करा था? डी ब्रोगलिस ने। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस देन हाउ विल इट्स वेवलेंथ गेट्स अफेक्टेड? वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीजेस। अभी हमने क्या पढ़ा था? ई इक्वल्स टू क्या होता है? एच सी बाय लेमड़ा। देखो, ये क्या बोल रहा है? इफ़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजेस, स्पीड इज इंक्रीजेस, तो जो वेवलेंथ है, मतलब ये जो लेमड़ा है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, बिकॉज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी जो स्पीड है, स्पीड बढ़ती कब है? जब उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये क्या होगा? कम होगा, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल देन व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी ऑफ फोटोन? अभी हमने क्या पढ़ा? ई इक्वल्स टू एच सी बाय लेमड़ा। अभी बोल रहा अगर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल, मतलब इसको अगर मैं डबल कर दूँ तो व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी ऑफ फोटोन? क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगी। क्यों? देखो, ई इक्वल्स टू क्या होता है? एच सी बाय लेमड़ा। अगर लेमड़ा को मैं 2 कर दूँ तो ये तो एनर्जी है, ये तो हाफ हो गया ना, 1/2 से डिवाइड हो गया है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ हो गया। नाउ व्हाट इज प्रूव बाय डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करा था? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट,
देखो कैथोड रेस एंड पॉजिटिव रेस, कैथोड रेस पॉजिटिव रेस, हु डिस्कवर्ड कैथोड रेस, विलियम क्रूक एंड जे थॉमसन, जे थॉमसन जिसने प्रोटॉन डिस्कवर करा था, तो कैथोड रे किसने डिस्कवर करी थी, जे थॉमसन, थॉमसन एक्सपेरिमेंट से ही हमें प्रोटॉन के बारे में पता चल रहा था। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे, देखो वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे होती है 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो हमें पता है कि अगर हम वैक्यूम में देखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अगर इसको हम 1/10 कर दें तो वही होती है वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेस। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द पॉजिटिव रेस, किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने, इसने गोल्डस्टीन ने सॉरी क्या डिस्कवर करा था, प्रोटॉन, जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन करा था, प्रोटॉन, और चैडविक ने न्यूट्रॉन। देखो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, देखो विच फिनोमेना इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इनविजिबल लाइट, क्या होता है, फ्लोरोसेंस। बेसिकली फ्लोरोसेंस कुछ नहीं होता है, जैसे कि फ्लोरोसेंस एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें से अगर हम लाइट पास करते हैं तो ग्लो होने लगते हैं। अब ये जो लाइट है, सपोज कीजिए ये यूवी रेस है, ये तो हमें दिख नहीं रही है, पर इसमें से अगर ये जो लाइट है ये पास हो जाएगी तो ये जो मटेरियल है केमिकल ये ग्लो होने लगेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देयर इज इनविजिबल लाइट एग्जिस्ट। तो यही बता रहा है कि कौन सा फिनोमेना बताता है प्रेजेंस ऑफ इनविजिबल लाइट, फ्लोरोसेंस। ये केमिकल है, ये यूवी रेस है, यहाँ तो हमें दिख नहीं रही है, यहाँ से पास हुई तो ये ग्लो होने लगा, तो इसने क्या शो करा कि यहाँ पे कोई लाइट पास हो रही है। नेक्स्ट, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल आर यूज्ड फॉर, देखो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपकी शर्ट रहती है या फिर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, या फिर आपने देखा होगा सड़क के किनारे कुछ लगा रहता है जिसमें हम रेडियम टाइप लाइट मारते हैं। तो लाइट तो जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने में स्टार होते थे, उसको हम रूफ पे चिपका देते थे, तो दिन की जो लाइट थी वो एब्जॉर्व कर लेते तो रात को ग्लो करने लगते थे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोफॉस्फोरेंट मटेरियल, जो कि लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और जब लाइट हटाते हैं तो वो चमकने लगते हैं। वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्लॉक डायल में। तो आपने क्लॉक्स हैंड वॉच देखा होगा जिसमें वो कांटे में हल्का सा लगा रहता है, जिसमें आपको रात में क्लियर टाइम देखने में मदद करता है बिना लाइट के। देखो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ग्लो इन द डार्क टॉयज, कहाँ इन चीज़ों में यूज़ होता है फ्लोरोफॉस्फोरेंट मटेरियल। नेक्स्ट, व्हाट इज द एबिलिटी टू सी इन लो लाइट और द डार्क कंडीशन, क्या, नाइट विजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरे, क्या होता है। देखो एक्सरे मशीन आपने देखा होगा, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एक्सरे से एग्जामिन किया जाता है। तो बेसिकली एक्सरे का काम कुछ नहीं है, एक्सरे का काम है जो इंटरनल ऑर्गन या फिर रोग का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर को जो सी करता है या ऑब्जर्व करता है, नोटेड डाउन करता है, वो कौन सी रे करती है, एक्सरे करती है। देखो एक्सरे को डिस्कवर किसने करा था, रोंटेजन ने। ये याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि एक्सरे को डिस्कवर किसने, साइंटिस्ट ने करा था, रोंटेजन ने। देखो एक्सरे की वेवलेंथ क्या होती है 0.10 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक, इतनी होती है एक्सरे की वेवलेंथ। अब ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। नाउ विच ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस एक्सरे, कोल्डिट्ज ट्यूब। देखो एक्सरे क्या है, कोल्डिट्ज ट्यूब जो एक्सरे है ये प्रोड्यूस कौन सा ट्यूब करता है, एक ट्यूब होता है जिसमें एक्सरे प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं कोल्डिट्ज ट्यूब। अब कोल्डिट्ज ट्यूब का प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है, एक्सरे प्रोड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम अगर एक्सेलरेट कर दें, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दे तो एक्सरेस प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली कोल्डिट्ज में यही प्रिंसिपल है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको एक्सेलरेटेड करते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट को गर्म करते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, फिर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं इस ट्यूब में। तो यही बेसिकली इसका प्रिंसिपल होता है जिससे एक्सरे जनरेट होता है। नेक्स्ट, इन रेडियोथेरेपी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सरे। देखो रेडियोथेरेपी आपने देखा होगा कैंसर वगैरह के लिए ट्रीटमेंट में बहुत बार यूज़ होता है। सॉरी 2 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो आपने देखा होगा जब रेडियोथेरेपी वगैरह करते हैं तो उसमें एक्सरे का क्या काम होता है, डिटेक्ट करता है डिसीज़ को।
नाउ कंप्यूटर टोमोग्राफी इज यूज्ड फॉर, देखो आपने बहुत बार सुना होगा सीटी स्कैन करवाना है, सीटी स्कैन करवाना, तो सीटी स्कैन का ही फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो ये सीटी स्कैन का यूज़ क्या होता है, तो ये यूज़ होता है टू क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। जो आपके बोन्स वगैरह इंटरनल ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर जो देखने में मदद करता है उसी को हम बोलते हैं सीटी स्कैन। तो बेसिकली सीटी स्कैन से जो ऑर्गन्स है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखने में मदद करता है सीटी स्कैन। ये इस टाइप का एक डिवाइस होता है, जैसे ये एक्सरे होता है, इसमें आपकी बॉडी डाल दी जाती है और ये रोटेट कर जाता है, तो उसको आपको उसको 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है, उसी को हम बोलते हैं 3D सीटी स्कैन। नाउ विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, अब एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा यूज होता है, ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर। नाउ देखो रेडार, लेज़र और मेज़र क्या होता है, देखो रेडार कुछ नहीं होता बेसिकली, रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली सपोज कीजिए ये मिलिट्री में यूज़ होता है, मतलब बहुत सारी जगह होता है रेडार यूज़। सपोज कीजिए फाइटर पायलट है, ये फाइटर प्लेन है और यहाँ पे आपने रेडार लगा दिया, रेडार लगा दिया, आप यहाँ से क्या करेंगे, रेडियो वेव जो है यहाँ से इमिट करेंगे, यहाँ से रेडियो वेव को आप इमिट करेंगे, फाइटर प्लेन से टकराएगी और वो यहाँ पे वापस आएगी और ये रेडार हमारा उसका रिसीव करेगा। तो ये टाइम मेज़र करेगा कि कितने टाइम में वो जो रेडियो वेव है उसे टकरा के वापस आ गई। उस टाइम मेज़र करने से हमें क्या पता चल जाएगा, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें स्पीड ऑफ रेडियो वेव तो पता है कि रेडियो की स्पीड इतनी है, अब हमको टाइम पता चल गया कि भाई वो इतने टाइम से मतलब इतना टाइम लेके इतना टाइम पे वापस आ रही है, तो हम क्या मेज़र कर लेंगे, डिस्टेंस। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ भाई 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे कोई एनिमी का जो है फाइटर एयरक्राफ्ट पास आ रहा है। तो यही वर्क होता है रेडार का। नाउ व्हाट आर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सरे की फ्रिक्वेंसीज की रेंज पढ़ी थी। अब रेडार की फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, 1 × 10⁹ हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा अप्रोक्स पता होना चाहिए कि उसकी रेंज किस हर्ट्ज या कितनी रेंज के आसपास होती है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ रेडार इन स्पेसक्राफ्ट एंड शिप, देखो टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैकिंग द ऑब्स्टिकल, अभी हमने ऊपर वाला एग्जांपल जो समझा था। नाउ व्हाट इज द वर्ड लेजर स्टैंड फॉर, देखो लेजर का फुल फॉर्म क्या, एल से लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन, आर से रेडिएशन। तो क्या हो गया फुल फॉर्म, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। तो बेसिकली लेज़र होता है क्या, लेज़र कुछ नहीं होता है, जैसे लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कलर को ले लें उसी को हम बोलते हैं लेज़र, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेज़र इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। नाउ नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज टू मेक द 3D इमेजेस विद द यूज़ ऑफ लेज़र लाइट, देखो लेज़र लाइट से जो 3D इमेजेस बनाई जाती है उस टेक्निक का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं होलोग्राफी। ये याद रखना आपको। देखो अमंग वेल्डिंग, वाउंड हीलिंग, फोटोलिथोग्राफी, विच वन यूज़ लेज़र फॉर ऑपरेशन, ऑल ऑफ देम। देखो लेज़र कहाँ कहाँ यूज़ होती है, हमने देखा होगा लेज़र से वेल्डिंग भी होती है, वुंड जो हीलिंग भी होती है, लेज़र आपने देखा होगा, लेज़र रिमूवल, लेज़र टैटू रिमूवल होता है, लेज़र फिर स्किन मतलब जो पिंपल्स रिमूवल के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो भी होता है लेज़र से, वेल्डिंग भी होती है, फोटोलिथोग्राफी भी होती है। तो ये सारे किससे होते हैं, लेज़र से सारे काम होते हैं। ना ये मेज़र क्या है, देखो मेज़र क्या था, वहाँ पे एल था तो उसको लाइट को आप यहाँ पे एम से मेज़र से माइक्रोवेव से रिप्लेस कर दे, बाकी सब सेम है फुल फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन में स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देखो डिफरेंस क्या है मेज़र और लेज़र में, देखो जो मेज़र होता है इसमें माइक्रोवेव यूज़ होती है और जो लेज़र होता है उसमें लाइट वेव यूज़ होती है। मतलब क्या हुआ, जो लेज़र है उसको आप देख सकते हो क्योंकि उसमें लाइट वेव यूज़ हो रही है, बट यू कैन नॉट सी मेज़र बिकॉज यहाँ पे माइक्रोवेव यूज़ हो रही है। तो इट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द लेज़र एंड मेज़र। अनदर डिफरेंस इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, among the sending signal in sea, communication of signal from space, computer telegraphy, which one does not use measure, कौन सा यूज़ नहीं होता है, कंप्यूटर टेलीग्राफी। बाकी सिग्नल्स जो सेंडिंग होते हैं सी में जो सिग्नल्स होते हैं उसमें मेजर यूज़ होता है। कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम स्पेस से जो आपने देखा होगा ना, जो
स्पेस होता है, सैटेलाइट से आप कम्युनिकेट करते हैं, जो सैटेलाइट और आपको सिग्नल्स वापस भेजती है, तो उसमें कौन सा मेजर यूज़ करते हैं, मेजर होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव सब यूज़ होते हैं उसमें। तो सिग्नल सेंडिंग सी में यूज़ होता है और फिर अपने स्पेस में यूज़ होता है, पर कंप्यूटर टेलीग्राफी में यूज़ नहीं होता है। तो हमने पढ़ लिया लेज़र क्या होता है, मेजर क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है। तो इसी तरह हमारा ये टॉपिक जो ख़त्म होता है। हमने क्या पढ़ा, रेडिएशन और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो होता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, फिर क्वांटम थ्योरी क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, कैथोड रे क्या है, फ्लोरेसेंस क्या फिनोमेना होता है, एक्सरे किसको बोलते हैं, क्या होता है, किस काम में आता है, फिर लेज़र, रेडार और मेज़र में क्या डिफरेंस है, लेज़र और मेज़र में क्या डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा। और इसी तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू।